बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक होगा डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि देयर आर जनरल एक्सेप्शंस। जनरल डिफेंसेस के साथ दूसरा जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो जनरल एक्सेप्शन था। कि अगर मैंने डिफरेंस जो आपको बताया था वो ये था कि डिफेंस में जो डिफेंडेंट है वो अपने आप को बचाने के लिए, टॉर्ट की कार्रवाई से बचाने के लिए कुछ प्लॉजिबल रीजंस बयान करता है, कुछ ऐसी रीजंस बयान करता है जिससे वो अपने आप को टॉर्ट की कार्रवाई से बचा सके। और उसमें जो है वो जैसे हमने देखा कि एक्ट ऑफ गॉड भी आ गया, इनेविटेबल एक्सीडेंट भी आ गया, वो एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म भी आ गया, और बहुत सी जो है उसकी तकरीबन 13-14 किस्मों का जो है वो 13-14 किस्मों की जो है वो हेडिंग्स के अंदर जो है वो हमने जनरल डिफेंसेस को जो है वो डिस्कस किया था। अब हमारा जो है वो केस फॉल कर गया है जनरल एक्सेप्शंस में। इसको बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ द टॉर्ट भी कहते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द टॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको टॉर्ट की कार्रवाई से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि फारग कर दिया गया, आपको एग्जोनरेट कर दिया गया, आपको माफ़ कर दिया गया। यानी आप पर जो चार्ज लगाया जाता है, बेसिकली चार्ज तो वैसे तो लीगल टर्म है हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, कि किसी को जो है वो सज़ा देनी हो हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, सबसे पहले उस पर क्या किया जाता है, उस पर चार्ज लगाया जाता है कि जी आप पर ये इल्ज़ाम है। फिर उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू होती है और करते हैं। तो ये भी डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट है कि अगर टॉर्ट का आप पर कोई इल्ज़ाम लग जाए, अगर आपको कहा जाएगा जी आपने फलां टॉर्ट कमिट किया किसी अगेंस्ट सम पर्सन, किसी भी आदमी के ख़िलाफ़, तो आप जो है कह सकेंगे जी माई केस फॉल्स अंडर डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। वो कब कह सकेंगे? ये जो हम 7 कंडीशंस हैं इसकी, जो 7 सिचुएशंस हैं इसकी, हम इसके तहत अगर हमारा केस फॉल करेगा तो हम क्या कहेंगे जी कि हमारा केस जो है वो डिस्चार्ज में आ गया, हमारा जो केस जो है वो डिस्चार्ज में चला जाएगा। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि डिफेंस को, जो हमारा डिफेंस है जो हमने कल लिया था, वो क्या है, वो अदालत की डिस्क्रिशन है। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि वो हमारे उस डिफेंस को जो है वो मानती है या नहीं मानती, या उसके अगेंस्ट फैसला दे देती है, क्योंकि ये डिस्क्रिशन थी, ये सवाबदीद थी हमारे जुडिशल ऑफिसर की। लेकिन अगर आपका केस डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट में आ गया या जनरल एक्सेप्शन में आ गया तो फिर कोई अदालत की जो है वो डिस्क्रिशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जस्ट एक एप्लीकेशन देंगे कि जी मेरा ये केस जो है ये डिस्चार्ज में आता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कि हमारे ख़ास हालात की वजह से मेरा ये केस जो है ये डिस्चार्ज में फॉल करता है, लिहाजा मुझे क्या किया जाए, मुझे इस केस से फारग किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। तो अदालत अगर आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है तो आपका क्या होगा, आपको फौरी तौर पर टॉर्ट की कार्रवाई से जो है वो डिस्चार्ज मिल जाएगा, और आप यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने किसी किस्म का कोई टॉर्ट कमिट नहीं किया। इज इट क्लियर? डिस्चार्ज एंड डिफेंस। अब हम इसको जो है जनरल एक्सेप्शन या डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है, लेकिन बात वही है जनरल एक्सेप्शन में भी और डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट में, कि किन किन हालात में जो है हम टॉर्ट की कार्रवाई से डिस्चार्ज हासिल कर सकते हैं या टॉर्ट की कार्रवाई से बच सकते हैं। वो कौन सी होंगी वो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी इज़ नॉन एज डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, कि एक्सटिंक्ट कर देना, ख़त्म कर देना क्या टॉर्शियस लाइबिलिटी को, कि टॉर्ट के तहत जो हम पर जिम्मेदारी डाली गई थी, जो हम पर लाइबिलिटी फिक्स की गई थी, उससे जो है डिस्चार्ज हासिल करना क्या कहलाता है, डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। इफ़ अ टॉर्ट इज़ कमिटेड, a liability arises from the wrongdoer and a right of legal action arises in favor of the affected person। ये तो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है कि जहाँ पर कोई गलत काम कमिट करेगा तो ज़ाहिर है जो अफेक्टेड पर्सन होगा, जिसके अगेंस्ट वो टॉर्ट कमिट किया गया है, उसको हक हासिल होगा। वो क्या करे, वो इन दी कोर्ट ऑफ लॉ में जाए और अपना केस जो है वो प्रेजेंट करे। सच टॉर्शियस लाइबिलिटी या राइट ऑफ लीगल एक्शन कम्स टू एन एंड, कि वो कहते हैं कि ऐसा लीगल राइट जिसमें आप किसी के ख़िलाफ़ दावा दायर कर सकें, वो कम्स टू एन एंड, ख़त्म हो जाता है। कब? थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स,
कि ये जो 7 उन्होंने कंडीशंस बयान की गई हैं, तो इनमें अगर आपका केस फॉल करेगा तो वो क्या होगा, आपका केस उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा। लफ्ज़ उन्होंने कहा जी कम टू एन एंड, राइट ऑफ एक्शन कम्स टू एन एंड, कि आपका दावा दायर करने का हक ही ख़त्म हो जाएगा। और जब आपका दावा दायर करने का हक ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या आप किसी से पेनल्टी ले सकेंगे, किसी से डैमेजेस ले सकेंगे? डेफिनेटली आप डैमेजेस नहीं ले सकेंगे। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जब हमारा केस जो है वो अंडर डिस्चार्ज जो है वो फॉल करेगा? इसमें सबसे पहला आ जाता है जी डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टीज़। अब वो कहते हैं कि डेथ के साथ ही जो है पर्सनल राइट ऑफ एक्शन कम्स टू एन एंड, कि जैसे तो डेथ क्या करती है, किसी एक पर्सन की पर्सनैलिटी को जो है वो ख़त्म कर देती है, उसके पर्सन को ख़त्म कर देती है, उसके जो राइट्स हैं ख़त्म कर देती है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म कर देती है। और इसी तरह मौत से पार्टीज़ में से किसी की भी, चाहे वो रॉन्ग डूअर है, जिसे हम कहते हैं टॉर्ट फीजर, कि जिसने टॉर्ट कमिट किया, या वो एग्रीव्ड पर्सन है, वो कहते हैं कि कोई भी अगर पार्टीज़ में से फौत हो जाएगा तो आपका राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। वरना तो दूसरे जो लीगल एयर्स हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, कुछ और लेन देन के मैटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिवॉल्व कर जाते हैं लीगल एयर्स में, जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत जो काम होते हैं वो डिवॉल्व नहीं करते। इसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल फॉर्म हमें नज़र आती है डेफामेशन की। डेफामेशन में भी वो अपने वालिद के डेफामेशन के डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते इन डेथ ऑफ द पार्टीज़। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि जी वालिद की वजह से लोग हमसे मुतनफ़र होना शुरू हो गए, इसने जो गलत इल्ज़ाम हमारे वालिद पर लगाया था, हमारे वालिद की वजह से लोग हमसे मुतनफ़र हो जाए, यानी कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो कम इनटू क्वेश्चन आ जाती है, या उस पर जो है सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। तो वो अपने वालिद की वजह से नहीं, अपनी वजह से कि जो उन पर को नुकसान पहुँचा है उसके अगेंस्ट वो जा सकते हैं। तो डेथ ऑफ द पार्टीज़ इन अदर केसेस जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्शन ऑफ टॉर्ट है, कि वो टॉर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसको जैसे पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री रिवील्स दैट इट वाज सेटल्ड प्रिंसिपल दैट टॉर्ट और टॉर्शियस लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज विद डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। बेसिक मैक्सिम विच वर्क्स बिहाइंड दिस सेटल्ड प्रिंसिपल वाज एक्शो पर्सनल इज मॉर्शियस कम पर्सोना, कि इंसान के जो राइट ऑफ एक्शन जो होते हैं इंसान के साथ वो ख़त्म होते हैं। ये भी मैक्सिम है, आप जो मैक्सिम का पूछते थे, बहुत से मैक्सिम जो हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं, जिनको अगर लहदा से आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। एंड मैक्सिम मीन्स दैट पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद दैट पर्सन, कि जो आपके ज़ाती हकूक़ होते हैं, जैसे आपकी ज़ात ख़त्म होती है वैसे ही आपके ये हकूक़ भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। However, recently settled principle is that death extinguishes only the liability for personal tort, like defamation, assault, and all other causes of action survives to legal representative of deceased. तो वो कहते हैं कुछ ऐसे मामलात हैं, सारे मामलात ख़त्म नहीं करती डेथ ऑफ द पार्टीज़, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो डिवॉल्व कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी का ज़ाहिर है लीगल एयर्स में जाना है। डेफामेशन में डेफामेशन उसकी हद तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से उस ख़ानदान पर या उसके बच्चों पर या उसकी नस्ल पर जो असर पड़ा है वो उसके केस वो जो है वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये भी राइट जो है वो रिजॉल्व कर जाएंगे उनके लीगल एयर्स में। बाकी हर केसेस में जो है डेथ ऑफ द पार्टीज़ के साथ ही जो है वो केस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद आ जाता है जजमेंट रिकवर्ड। जजमेंट रिकवर्ड क्या है कि अगर किसी भी मामले पर पहले किसी अदालत ने फ़ैसला दे दिया हो, अगर किसी मैटर पर लॉ ऑफ टॉर्ट का मैटर हो, उस पर पहले किसी अदालत ने फ़ैसला दे दिया हो पार्टीज़ को सुनने के बाद, तो दोबारा उस पर जो है आप किसी नई केस अदालत में जाकर केस फाइल नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते, क्योंकि वो अगर करेंगे तो आप एक एप्लीकेशन देंगे कि जजमेंट रिकवर के तहत पहले इस चीज़ का फ़ैसला फ़लाँ अदालत से हो चुका है, लिहाजा अब जो है इस पर दोबारा प्रोसीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अदालत उसी वक्त जो है वो आपका केस जो है वो फ़ारिग कर देगी। इसके लिए हमारे पास जो है सीपीसी की एक पूरी की पूरा एक सेक्शन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। आप क्रॉस रेफरेंस के तौर पर जजमेंट रिकवर्ड
में क्रॉस रेफरेंस के तौर पर CPC के उस सेक्शन का हवाला दे सकते हैं। आई थिंक सेक्शन 11 है, रेस्ट जो सेक्शन 10 है या सेक्शन 11, ये कंफर्म करने वाला सेक्शन 10 है, जिसमें बोलते हैं रेस्ट जुडिकेटा। ये एक असूल है, प्रिंसिपल है CPC का, कि जिस पर एक अदालत, कॉम्पिटेंट अदालत ने किसी मैटर पर कोई फैसला कर दिया हो, तो वो कहते हैं कि दोबारा उस पर फैसला जो है वो सादर नहीं किया जा सकता। और से बैन ही बिल्कुल इसी तरह ये केस जो है वो हमारे जजमेंट रिकवर्ड सेक्शन में जो है वो फॉल करता है। आप रेस्ट जुडिकेटा की क्रॉस रेफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं कि जी CPC भी जो है हमारे इस राइट को प्रोटेक्ट करता है। और जजमेंट रिकवर्ड, डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट या जनरल एक्सेप्शन में जो है ये जजमेंट रिकवर्ड का टाइटल भी जो है हमें इस चीज़ से देता है कि एक फ़ैसला अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कर दिया है, दोबारा उसको जो है केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है जी, इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ एन एक्शन इज़ ब्रॉट बिफोर द कोर्ट सीकिंग रिड्रेस ऑफ फॉर ए कमिटेड टॉर्ट एंड जजमेंट इज़ गिवन, लायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉर्ट कम्स टू एन एंड। कि उस पर जो एक दफ़ा फैसला हो जाए, दोबारा फिर उस पर फैसला नहीं किया जा सकता। जिसमें आप पहले से फैसला दे दिया गया हो, उस पर दोबारा अगला फैसला जो है वो सादर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है जी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि हर केस की एक मियाद मुकर्रर की हुई है। हर केस की जो है एक मियाद मुकर्रर की जाती है कि जी इसको इस टाइम तक जो है आपने ज़रूर जो है वो अदालत में पेश कर देना है। अगर आप इससे हटेंगे, अगर आप इसको जो है वो इससे सरफ़े नज़र करेंगे, तो आपका केस क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड हो जाएगा, ज़ायदुल मियाद हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर लिमिटेशन एक्ट के तहत जो लिमिटेशन दी गई है उसमें अगर आपका केस फॉल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी केस में ये एक बाकायदा लिमिटेशन एक्ट है जिसे आप पढ़ेंगे भी, कि हर केस की एक मुद्दत तायन कर दी गई है कि इसको 3 माह के अंदर अदालत में लेकर जाना है आपने, इसको 6 माह के अंदर आपने अदालत में लेकर जाना है, इसको 1 साल के अंदर लेकर जाना है, इसको 1.5 साल के अंदर, इसको 2 साल के अंदर, इसको 3 साल के अंदर, वट हर केस का जो है उन्होंने बाकायदा तायन कर दिया गया है कि इसकी ये लिमिटेशन है। अगर आप उस लिमिटेशन के तहत आपने जो है आपका 6 माह की लिमिटेशन आपको दी गई थी, आप जो है वो 7वें या 8वें माह में ले जाते हैं कि जी मेरा ये किया था, तो आप वो एक एप्लीकेशन देंगे कि जी ये केस जो है ये टाइम बार्ड हो गया है अंडर लिमिटेशन एक्ट। और लिमिटेशन एक्ट में भी जब आपका आ जाएगा तो फौरी तौर पर आपकी केस की प्रोसीडिंग जो है वो रोक दी जाएगी। और लिमिटेशन जो है ये भी हमारे पास जो है जनरल एक्सेप्शंस में आ जाता है। इसके बाद दूसरी इसमें टर्म आ जाती है एक्वेसेंस। एक्वेसेंस कहते हैं जी रजामंदी, कि आपको पता था कि जी ये वायलेशन आपकी हुई है आपके राइट की, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने राइट को जो है वो इन्फोर्स ही नहीं करवाते। अ कंसिडरेबल टाइम, कि एक लंबे अरसे तक एक, लेकिन यहाँ पर बात जहन में रखने वाली है कि वो विद इन लिमिट होगा, विद इन लिमिट होगा। लिमिटेशन में तो फौरी तौर पर उड़ा दिया जाएगा ना, लेकिन एक्वेसेंस में वो विद इन लिमिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस फाइल करते हैं और वो फाइल करते हैं 2 साल के बाद, उसकी लिमिट जो है 1.5 साल के बाद, उसकी लिमिट टोटली 1.5 साल थी, आप लिमिटेशन ख़त्म होने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले जो है आप केस फाइल कर देते हैं। आप वहाँ पर पहले में लिमिटेशन के बाद आप करेंगे, एक्वेसेंस में आप लिमिटेशन से थोड़ी देर पहले आप अपना केस फाइल करते हैं। तो अदालत इसमें क्या करेगी? अदालत कहेगी कि यार आप अपना राइट इन्फोर्स करवाने में इतनी ताख़ीर आपने क्यों की? इसके पीछे कोई आपका अल्टीरियर मोटिव भी हो सकता है, इसके पीछे आपकी कोई और बात भी हो सकती है, आपने सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि मुझे जब तकलीफ़ होगी, मुझे जब कोई इंजरी पहुंचेगी तो मैं तो फौरी तौर पर अदालत के पास जाऊंगा ना। इसमें आप इक्विटी पढ़ेंगे, इक्विटी में जैसे मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि डिले डिफीट इक्विटी, ये भी एक मैक्सिम है कि जो डिले होगा वो इक्विटी को ख़त्म कर देगा। इसी तरह वो लॉ हेल्प द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, ये भी एक मैक्सिम है कि जी लॉ हमेशा फेवर किन्हीं की करता है? जो विजिलेंट होते हैं, जो मेरी तरह सुस्त होंगे, कानून भी उनकी मदद नहीं करता। जो फौरी तो अपने राइट के मामले में बहुत स्लो होंगे कि जी अच्छा कर लेंगे, तो कानून भी फिर उसकी मदद नहीं करता।
तो वो कहते हैं जी कि अगर आपके खिलाफ कोई किसी किस्म का टॉर्ट कमिट हुआ है और आप फौरी तौर पर अदालत में नहीं जाते, बल्कि एक लंबे अरसे तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाद में आप चले जाते हैं कि जी मेरा ये राइट वायलेट हुआ है, तो अदालत क्या करेगी? अदालत कहेगी जी आपको राइट नहीं बनता। अगर आपको तकलीफ़ पहुंची है आप फौरी तौर पर अदालत में आए। डिले डिफीट इक्विटी, कि डिले जो होगा वो ज़ाहरी तौर पर आपका राइट जो है वो ख़त्म कर देगा। अब लिमिटेशन और रिक्वेस्टेंस टू डिफरेंट थिंग्स हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इज़ दैट लॉ हेल्प्स विजिलेंट एंड डज नॉट हेल्प डॉर्मेंट पर्सनस हु स्लीप्स ओवर देयर राइट्स, तो जो अपने राइट्स के ऊपर सोए रहते हैं उनकी मदद कानून नहीं करता। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल लॉ हैज़ फिक्स्ड अ सर्टन पीरियड फॉर एवरी इन्फोर्समेंट ऑफ पर्सनस राइट। वो कहते हैं कि कानून लिमिटेशन एक्ट, ये बात कर रहे हैं कि लिमिटेशन एक्ट के कानून ने हर एक की एक लिमिट मुतय्यन कर दी है कि जी आपने इस वक्त तक जो है अपना केस लेकर आना है, उसके बाद नहीं लेकर आना। एंड दैट पर्सन हु डज नॉट इनिशिएट सम एक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट or remain silent during this period does not remain able to initiate the action after that period. Therefore, liability for a tort can be discharged due to limitation or acquiescence, कि वो लिमिटेशन या acquiescence में जो है आपकी tort की liability जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी वेवर। अब वेवर क्या है? वेवर में वो बड़े आसान से कहते हैं कि वेवर क्या है कि आप अपना राइट ही फोरगो कर देते हैं, आप अपने राइट से ही दस्तबरदार हो जाते हैं, आप अपने राइट से जो है वो वेव कर देते हैं। वेव क्यों करते हैं? इसमें आगे आप थोड़ा सा इजाफा कर लें, वेवर बाय इलेक्शन, थोड़ा सा इजाफा आप करेंगे कि जब आपके पास दो तरह की रेमेडीज़ अवेलेबल हों, जैसे जिसे हम कानून की नज़र में या लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत फिलोनियस टॉर्ट बोलते हैं, कि एनी रॉन्ग विच फॉल्स अंडर टू कैटेगरीज, क्राइम एज वेल एज टॉर्ट, कि जो एक सतह पर क्राइम हो और एक सतह पर टॉर्ट भी हो, दोनों तरह का जो टॉर्ट होते हैं रॉन्ग्स, उसको हम बोलते हैं फिलोनियस टॉर्ट। अब फिलोनियस टॉर्ट में हमारे पास जो है वो डुअल रेमेडी अवेलेबल होती है। क्या करें? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में हम उसके खिलाफ जाकर एफआईआर दर्ज करवा देंगे, देखें जी इसने मुझे हब्से बेजा में रखा। ये कानून का एक प्रिंसिपल है कि आप किसी के बारे में भी कह सकते हैं कि जी मुझे हब्से बेजा में रखना जो है कानूनन जुर्म। तो आप कह सकते हैं कि जी फलां शख्स ने मुझे हब्से बेजा में रखा। जैसे दूसरे डेफामेशन का भी आ जाता है कि जो परमानेंट फॉर्म है उसमें भी आप अदालत में भी जा सकते, और आप थाने में भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फ़लाँ ने मेरी तौहीन की है, डेफामेशन। अब ये दोनों तरह की जो है, जब आपके पास डुअल रेमेडी अवेलेबल हो और आपने एक अवेल कर ली हो, वो चाहे आपने टॉर्ट की रेमेडी अवेल की हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग अवेल की हो, तो फिर क्या करेंगे आप? आपको एक जो है ऑप्ट करनी पड़ेगी, दूसरी को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड वेवर, कि ये वेवर कहलाता है कि जी आप छोड़ देते हैं, आप एक को ऑप्ट करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वेवर बाय इलेक्शन। ये ना, क्योंकि बहुत कुछ तेज़ लोग होते हैं, वो दोनों तरह की कार्रवाइयाँ चलाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एट द टाइम हमने एक ही रेमेडी जो है वो चूज़ करनी है। ये अप टू द एग्रीव्ड पर्सन कि वो कौन सी रेमेडी अवेल करता है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चला जाता है या फिर वो लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उस पर जो है वो केस चलाया जाएगा, केस अगर साबित हो जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। और उसके अगेंस्ट टॉर्ट की प्रोसीडिंग में क्या होगा? टॉर्ट की प्रोसीडिंग में केस चलेगा, अगर वो गिल्टी साबित होता है तो उस पर जो है वो जुर्माना या डैमेजेस जो हैं वो उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, इज़ इट क्लियर वेवर? आप इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ देयर आर मोर देन वन रेमेडी एंड अफेक्टेड पर्सन सिलेक्ट्स वन रेमेडी एंड लीव्स द अदर्स, ही इज सेड टू हैव वेव्ड द अदर रेमेडीज। कि उसके पास एक से ज़्यादा रेमेडीज अवेलेबल थी, उसने एक को चूज़ कर लिया, बाकियों को छोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा? ये वेवर कहलाएगा। इन दिस सिचुएशन ही कैन नॉट परसू दोज रेमेडीज विच ही हैज़ गिवन अप, कि जो वो छोड़ चुका है वो अब अवेल नहीं कर सकता। सच गिविंग अप इज़ कॉल्ड वेवर। वेवर कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड,
लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय मीन्स ऑफ वेवर, कि वेवर से जो वो कहा आप कहेंगे जी ये देखें जी इसने तो मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की हुई है, इसी मैटर पर आपका केस जो है वो टॉर्ट का फारिग हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी रिलीज़। रिलीज़ क्या है कि आप किसी को खुद से जो है वो इजाज़तनामा दे देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं कि ठीक है जी आपने टॉर्ट मेरे खिलाफ कमिट किया है, मैं आपको बरी ज़िम्मा करार देता हूँ। तो वो कहते हैं कि जब आप किसी को बरी ज़िम्मा करार दे दें तो दोबारा फिर आप उसको नहीं पकड़ सकते। आपने कह दिया कि जी ठीक है मैंने आपको माफ़ किया या मैंने छोड़ दिया या आप पर ये टॉर्ट की लाइबिलिटी जो है ये ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर आप पर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो नहीं किया जा सकता। बाद में वो ये नहीं कह सकता कि जी मैंने रिलीज़ दी नहीं थी। जब आप इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बात करनी है आपने, कोई भी मामला आपने करना है तो इंतहाई सोच समझ कर करना, ताकि जो है उसके कंसिक्वेंसेस का भी आपको अंदाज़ा हो। इसमें आपने रिलीज़ दे दी, आपने अगले बंदे को जो कह दिया कि जी आप मेरी तरफ से फारिग हैं या आप मेरी तरफ से जो है मैंने आपको इसमें माफ़ किया, दूसरे लफ्ज़ों में माफ़ किया ही आ जाएगा कि जी मैंने आपको माफ़ किया, और बाद में आप फिर उसी पर केस कर देंगे तो वो वैलिड नहीं हो। तो वो कहते हैं जी रिलीज़ अगर आप करते हैं किसी को तो वो भी इसमें आ जाएगा। इफ़ अफेक्टेड पर्सन रिलीजेज सम रॉन्ग डूअर लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट इज डिस्चार्ज थ्रू सच रिलीज, इन केस ऑफ रिलीज देयर इज़ नो कंसिडरेशन। अब वो कहते हैं कि इसमें कंसिडरेशन नहीं होगी, ये बात जहन में हो। कंसिडरेशन क्या है कि उसको कुछ दे दे के मामला सॉल्व ना किया हो, इसमें सिर्फ अपनी मर्ज़ी से जो है उसको बग़ैर कंसिडरेशन के बग़ैर किसी माली फ़ायदे के जो है वो आप किसी को कह देते हैं कि ठीक है जी मेरी तरफ से आज से तुम फारग हो इस मामले से। इट मीन्स दैट रॉन्ग डूअर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम टॉर्शियस लाइबिलिटी विदाउट गेटिंग एनी कंपनसेशन, कि इसमें कंपनसेशन जो है वो उसको नहीं मिलती। अगला जो है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। अब इसमें क्या है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन में, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन में वो कहते हैं कि आपने अदालत से बाहर कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं कि जी रॉन्ग डूअर कहता है कि जी ठीक है जी मैं आपको इतने पैसे दे देता हूँ, आप मेरे वो केस वहाँ से उठा लें, ये क्या होगा, और वो ठीक को कहता है ठीक है आप मुझे इतने पैसे दे दें मैं अपना केस वापस ले लेता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अब अकॉर्ड और सेटिस्फेक्शन ये दो तरह की जो है वो टर्मिनोलॉजी। अकॉर्ड क्या है, अकॉर्ड वो मुआहदा, वो बातचीत के ठीक है जी मैं इतने पैसे आपको दूंगा, आप इतने पैसे लेकर जो है अपना केस जो है वो कर देंगे, और दूसरा पर्सन जो कहता है ठीक है मुझे इतने पैसे दें मैं अपना केस जो है वो फारिग करवा लूँगा या अपना केस वापस ले लूँगा। यहाँ तक क्या है ये अकॉर्ड, जब दोनों पार्टीज़ एग्री होती हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है वो कंपनसेशन में, एक्स्ट्रा जुडिशियल मैटर्स में, दैट इज़ कॉल्ड अकॉर्ड, कि जी वो अदालत से बाहर ही अपने खुद से बैठकर फैसला कर लेते हैं जी ठीक है। अब इसके बाद सेटिस्फेक्शन आ जाती है। सेटिस्फेक्शन क्या होगी, सेटिस्फेक्शन ये होगी कि जब वो मतलूबा रकम जो है वो गरीब पर्सन को दे देगा और वो आकर जो है वो केस वापस ले लेगा, तो ये क्या होगा, ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। पहला सिर्फ मुआहदे की हद तक जो है किसी को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, अकॉर्ड की हद तक। इसीलिए उन्होंने अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन कहा है कि जी ठीक है मुआहदा भी करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि आपने किया बाहर को मुआहदा और अदालत में आकर उन्होंने बयान कर दिया, दूसरा पार्टी फिर मुकर गई कि नहीं जी मैं नहीं देता बकाया रकम या वट एवर द सिचुएशन में। तो इसने क्या जी, इसलिए मुकम्मल अगर तब होगा कि जब अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो अदालत जो है वो उसको मान लेगी और आपका दावा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं एक नज़र। इफ़ अफेक्टेड पर्सन and wrongdoer becomes agree to settle tortious liability by valuable consideration, tort is discharged. This agreement is called accord and the consideration is called satisfaction. When satisfaction is performed, right of action comes to an end. कि जब वो accord and satisfaction complete हो जाएगी तो right of action भी जो है, क्योंकि बेसिकली जो डिस्प्यूट था वही ख़त्म हो गया। और अदालत का भी क्या मकसद होता है कि जी रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, तो जो डिस्प्यूट है, जो बायसे निज़ा बात है उसको ख़त्म कर देना, वो जैसे भी ख़त्म हो जाए अदालतें मानती। तो ये 7 कंडीशंस थी, ये 7 सर्कमस्टांसिस थे कि जिनमें अगर आपका केस फॉल किया करेगा
तो आपको फौरी तौर पर जो है वो इससे डिस्चार्ज मिल जाएगा और आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई कंपनसेशन या कोई भी जो है वो अदालत के ज़रिए से अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो जनरल डिफेंसेस और जनरल एक्सेप्शन या डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, ये हमारा टॉपिक जो है वो आज क्लियर है।